सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की ये जो हमारा आज की हमारी ये जो क्लास है, ये स्पेसिफिकली जो हमारा B1 का एग्जाम है, जो एचपी पुलिस के लिए प्रमोशनल एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन जो है स्पेसिफिकली B1 एग्जाम के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, और इसी के साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। आज देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सिलेबस को लेके सारा डिस्कशन किया था B1 एग्जाम को लेके। तो कुछ कैंडिडेट्स का, जितने भी लोगों ने वो एग्जाम देना है, उन कैंडिडेट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है एक एक करके आप लोगों के लिए ये सेशंस जो हैं, ये सीरीज लेके आ रहे हैं। आज का ये जो सेशन है, ये सभी लोग देख पा रहे हैं, और इसके बाद जितने भी आने वाले समय में जो सेशंस होंगे वो केवल हमारे मेंबर्स के लिए रहेंगे। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश पुलिस के लोग इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप लोग हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पे B1 एग्जाम का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपने ज्वाइन करना है, ताकि आपको आने वाले समय में जो लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे लेके आने वाले हैं, वो लेक्चर्स आपको मिलते रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम को लेके जो मेन कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्म्स एक्ट है या और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके लेक्चर्स आप लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज में मिल जाएं। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए खास जो वीडियोस हैं, ये आपको मिलेंगे। सो चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास जो पहली रिक्वेस्ट आई थी हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों की तरफ से, आर्म्स एक्ट को लेके आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आर्म्स एक्ट पे आपको लेक्चर्स चाहिए। वो मैं आज के सेशन को मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं ये सब चीज़ें। और ये जो PDF फाइल है, जितने भी लोग हमारे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगी। आपको हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का लिंक हमारा जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो चलिए बात करते हैं इस एग्ज़ाम को लेके कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आर्म्स एक्ट को लेके B1 एग्जाम में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 12, सेक्शन 25 और 27, ये सेक्शंस जो हैं, इनके ऊपर आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता रहूंगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज, कोई भी जब कानून से रिलेटेड सवाल आपको MCQs में पूछे जाते हैं, तो कुछ जनरल चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं। कि जैसे आर्म्स एक्ट 1959 का, तो ये लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? क्या सिर्फ हिमाचल प्रदेश में अप्लाई होता है या पूरे इंडिया में अप्लाई होता है? जो इसका जवाब होगा दैट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष में आर्म्स एक्ट 1959 जो है वो अप्लाई होता है। इसके साथ साथ when it came into force, so it shall came into force as the central government may pass the notification in this context। तो ये आपके बेयर प्रोविजन। हमारा जो आर्म्स एक्ट है, इसको लेके मैं आपको दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाला हूं। पहली जो डेट है वो रहेगी आपकी 23 अक्टूबर 1959 की। 23 अक्टूबर 1959 ये जो डेट है, इस डेट को ये कानून बनाया गया था, और इसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी है उस डेट को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये डेट आपकी रहेगी 1 अक्टूबर 1962। 1962। तो ये दो डेट्स आपने ध्यान में रखनी है। कानून बना कब? 23 अक्टूबर 1959 को, और उसके बाद ये लॉ इन्फोर्स कब हुआ है? तो 1 अक्टूबर 1962 को ये लॉ इन्फोर्स हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आने की संभावना होती है, वो है डेफिनेशंस पार्ट। तो जो डेफिनेशंस में आपको जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं, उन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है। जैसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2(1)(a) के अंदर जो है एक्विजिशन डेफिनेशन जो है ये लिखा गया है। एक्विजिशन में क्या मतलब होगा कि देखो, सबसे पहली चीज है, क्योंकि आर्म्स एक्ट है तो आर्म्स एंड एमुनेशन से रिलेटेड, हथियार या असले से रिलेटेड ये कानून है। तो इसकी जो पहली धारा है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास बराबर हुई कि नहीं, कोई चीज आपके पोजीशन में है कि नहीं, और कैसे है। तो इसीलिए एक्विजिशन की जो परिभाषा है वो कहती है, एक्विजिशन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशन इंक्लूड्स हायरिंग, बोरोइंग एंड एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। अगर आप कोई भी हथियार किराए पे लेते हो, बोरो करते हो, खरीदते हो, या गिफ्ट आपको मिलता है, तो वो एक्विजिशन टर्म में काउंट होगा।
तो लिखा है इवन इफ यू हायर और बोरो अ फायर आर्म और रिसीव इट एज अ गिफ्ट इट इज लीगली कंसीडर्ड टू बी एक्विजिशन एंड रिक्वायर प्रॉपर लाइसेंस। तो किसी भी तरीके से अगर आपने कोई भी हथियार जो है खरीदा है, आपके पोजीशन में है, गिफ्ट मिला है आपको, या फिर आपने किराए पे भी लिया है, तो प्रॉपर लाइसेंस अगर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। प्रॉपर लाइसेंस के साथ ही आप ये हथियार पोजेस कर सकते हैं। दूसरा इसका जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2(1)(b) के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर एम्यूनेशन की डेफिनेशन आपको मिलती है। एम्यूनेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ें। एम्यूनेशन includes any firearm that is rocket, bomb, grenade, shell and other missile। ये सब आपको ammunition के अंदर काउंट होता है। Articles for torpedo service and submarine mining, articles containing explosive, noxious material even if it is not usable with firearms, charges for firearms and their accessories, fuses and friction tubes, parts and machinery for manufacturing ammunition, ingredient of ammunition as notified by the central government। तो ये जितनी भी चीजें ammunition को लेके यहाँ पे रखी गई हैं, जैसे ऊपर लिखा है रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल, मिसाइल, कोई भी सबमरीन माइनिंग को लेके कोई भी चीज है, टॉर्पेडो सर्विस को लेके कोई चीज यूज की जा रही है, वो सब चीजें नॉक्सियस या एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है, सारी ही चीजें जो हैं ये एमुनेशन मानी जाती हैं। इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है। जो भी चीजें यहां पे लिखी हैं आपने जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सेक्शन 2(1)(c) के अंदर आर्म्स का डेफिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एमुनेशन कौन सी धारा में है, आर्म्स कौन सी धारा में लिखा गया है। तो एज फार एज दिस डेफिनेशन इज कंसर्न, तो आप लोग देख सकते हैं आर्म्स मींस आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन और अडेप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस। चाहे आप अपराध करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए अगर आर्म एक्वायर कर रहे हैं तो वो भी यहां पे कवर होगा, अगर डिफेंस के लिए यूज किया जा रहा है तब भी रहेगा। क्या क्या चीजें आर्म्स में आती हैं, तो फायर आर्म्स, तो फायर आर्म्स में जैसे आपकी बंदूक हो सकती है ना। उसके बाद शार्प एज्ड वेपन और अदर डेडली वेपन, तो शार्प एज्ड वेपन में जैसे तलवार हो सकती है, चाकू हो सकता है, खुखरी हो सकती है, ये सब आ जाएगा। अदर डेडली वेपन में कोई आयरन रॉड हो सकती है, दैट इज ऑल्सो डेडली वेपन। पार्ट्स ऑफ आर्म्स, मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स बट डज नॉट इंक्लूड लाठी, वॉकिंग स्टिक और टॉय वेपन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्म्स के अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, ये सवाल डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो जो पुलिस वालों को लाठी मिलती है ना, तो उसी तरह से आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाठी कैरी कर रहा है उसको आर्म्स की परिभाषा में काउंट नहीं करेंगे, आर्म्स एक्ट उस केस में नहीं लगता। कोई भी टॉय वेपन है, अगर खिलौना अगर है, उसको आप आर्म्स की कैटेगरी में नहीं रखोगे। और वॉकिंग स्टिक, जो सैर करने के लिए लोग जो है, लेट सपोज कोई व्यक्ति जो है वो अपाहिज है, वो वॉकिंग स्टिक यूज कर रहा है, तो उसको आप आर्म्स की कैटेगरी में यूज नहीं करोगे। नाउ फर्दर मोर जो अगली परिभाषा है, अगली परिभाषा 2(1)(d) के अंदर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। क्लॉज डी से आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन एरियाज वेयर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इट मींस कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जनरली तो डीएम साहब, जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी बात है, लेकिन जिन एरियाज में कमिश्नर ऑफ पुलिस अपॉइंट होते हैं तो उन एरियाज में कमिश्नर ऑफ पुलिस विल बी सेड टू बी द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो लिखा हुआ है द टर्म वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंक्लूडिंग सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इनटू द मेट्रो सिटीज। क्योंकि जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में तो कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं होते हैं, यहाँ पे तो अलग तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहता है। लेकिन अगर जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको डीएम की परिभाषा में काउंट किया जाएगा। इसके साथ साथ अगली जो परिभाषा है फायर आर्म्स, सेक्शन 2(1)(e) के अंदर जो है फायर आर्म्स की डेफिनेशन आपको मिलती है। फायर आर्म्स में क्या क्या आएगा देखिए, इसमें लिखा है कि फायर आर्म्स मींस आर्म्स डिजाइन्ड और अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल बाय एक्सप्लोजिव और अदर एनर्जी इंक्लूडिंग आर्टिलरी, हैंड ग्रेनेड्स, रॉयड पिस्टल एटसेट्रा फॉर नॉक्सियस लिक्विड ऑब्लिक गैसेस। तो ये जो चीजें हैं, जैसे दंगा फसाद के लिए जो हथियार यूज किए जाते हैं, हैंड ग्रेनेड्स जो हैं, आर्टिलरी जो है, ये सब फायर आर्म्स में काउंट होगा। असेसरीज लाइक साइलेंसर्स, जैसे बंदूक के आगे साइलेंसर लगा दिया जाता है, वो भी फायर आर्म्स के अंदर काउंट होता है। पार्ट्स एंड मशीनरी फॉर फायर आर्म्स, कार्टिएजेस एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर आर्टिलरी। तो कार्टिएजेस जो गोलियां उसमें लगेंगी, लाइव कार्टिएज जो है, उसको भी फायर आर्म की परिभाषा में काउंट किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि क्या क्या फायर आर्म के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वन इज लाइसेंस। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी आर्म एंड एमुनेशन है वो हायर पे ले रहा है, किराए पे ले रहा है, गिफ्ट उसको मिल रहा है या परचेज कर रहा है, तो बिना लाइसेंस के वो एक्वायर नहीं कर सकता। तो लाइसेंस जो है उसको लेके लिखा, लाइसेंस मींस लाइसेंस इशूड अंडर द आर्म्स एक्ट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जो लाइसेंस है वो आपको मिल सकता है।
ठीक है। इसके बाद जो अगली परिभाषा है सेक्शन 21F के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसको लेके यहाँ पे लिखा है ऑफिसर और अथॉरिटी पावर टू ग्रांट और रिन्यू लाइसेंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। तो अगर आर्म्स एक्ट के अंदर जिस भी अथॉरिटी को पावर दी गई है लाइसेंस ग्रांट करने की, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इट कैन बी ए पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर और नोटिफाइड अथॉरिटी एज पर द रूल्स। अगली जो परिभाषा है सेक्शन 21FF के अंदर, वो परिभाषा मैजिस्ट्रेट की है। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन 21G के अंदर प्रिस्क्राइब्ड, ये जनरल डेफिनेशन है, आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। अगली जो चीज है सेक्शन 21H के अंदर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका आपने जरूर ध्यान रखना है। प्रोहिबिटेड एमिनेशन लिखा गया है। तो प्रोहिबिटेड एमिनेशन क्या होता है कि वो चीजें जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिनका यूज नहीं किया जा सकता। इट इंक्लूड्स एनी नॉक्सियस लिक्विड और गैस कंटेनिंग एमिनो, रॉकेट, ग्रेनेड्स, बॉम्ब, शेल, मिसाइल्स, टॉर्पेडो, सबमरीन, माइंस आर्टिकल्स एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे आप ऊपर पढ़ रहे थे एम्यूनिशन की डेफिनेशन, उसी तरह से प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन में भी वो सारी चीजें जो हैं वो कवर की जा रही हैं। इसके बाद प्रोहिबिटेड आर्म्स में क्या क्या आएगा? सो फुली ऑटोमेटिक फायर आर्म्स, जो ऑटोमेटिक असला होता है, ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, वो फायर आर्म्स के अंदर प्रोहिबिटेड आर्म्स में वो काउंट होगा। केमिकल और नॉक्सियस गैस और वेपन्स, कोई भी ऐसी जहरीली अगर गैस किसी चीज के अंदर है, कोई केमिकल है, कोई ऐसा वेपन है किसी के पास, तो दैट विल बी सेड टू बी प्रोहिबिटेड आर्म। आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक वेपन्स, ये सब आपके जो हैं प्रोहिबिटेड आर्म्स में रहेंगे। और एनी अदर थिंग विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपने ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें और भी चीजें ऐड कर सकता है नोटिफिकेशन पास करके। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है पब्लिक सर्वेंट की। तो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो हमारी भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 में लिखी गई है। तो वहीं से मीनिंग आपने उठाना है। सो इन द सेम मीनिंग एज गिवन इन सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। इसके बाद अगली परिभाषा है सेक्शन 21K के अंदर। जितने भी लोग पहली बार क्लासेस लगा रहे हैं, इस तरह से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने नोट जरूर बना लीजिएगा क्लास के साथ साथ ही। तो जैसे ट्रांसफर की परिभाषा, ट्रांसफर क्या है कि एक व्यक्ति ने एम्यूनिशन दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया है। सो एम्यूनिशन का ट्रांसफर कैसे होगा? इट इंक्लूड्स लेटिंग ऑन हायर, लेंडिंग, गिविंग और पार्टिंग विद पोजेशन। अगर आपने कोई असला बारूद जो है, कोई आर्म्स एम्यूनिशन जो है, वो किसी और को किराए पे दे दिया है, किसी और को उसका पोजेशन दिया हुआ है, तो दैट विल बी सेड टू बी ट्रांसफर। तो ट्रांसफर जो है अगर आपने टेम्परेरी पर्पस के लिए भी दिया है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी ट्रांसफर ओवर हियर। तो द ट्रांसफर मस्ट बी कंप्लाइड विद द प्रोविजंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं आर्म्स एक्ट को लेके आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ और जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 2 से लेके 2 क्लॉज 4 के अंदर क्या चीजें हमें मिलती है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो है वो डिफाइन करता है बैरल लेंथ क्या होगी। तो बंदूक की में बैरल लगता है, बैरल की लेंथ क्या होगी? तो लिखा है फ्रॉम मजल, मजल होता है जो उसका मुंह है ना, फ्रॉम मुजल टू द इग्निशन पॉइंट, जहां से गोली जो है निकलेगी वहां से लेके मजल तक जो है बैरल मानी जाती है। इसके साथ साथ बाकी जो 2 क्लॉज 3 और 4 जो है वो इतना ज्यादा रेलेवेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 में जो है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स की बात करता है कि जी लाइसेंस कैसे मिलेगा। बिना लाइसेंस के अगर कोई भी व्यक्ति आर्म को, एम्यूनिशन को एक्वायर करता है तो दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। आगे चल के आपको ये पता लगेगा। तो जैसे लिखे नो पर्सन शैल एक्वायर, पोजेस और कैरी एनी फायर आर्म और एम्यूनिशन अनलेस ही होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड अंडर दिस एक्ट। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी हथियार को ना अपने कब्जे में रखेगा, पोजीशन में रखेगा, ना एक्वायर करेगा, ना उसको कैरी करेगा बिना लाइसेंस के। तो लाइसेंस इज मैंडेटरी, लाइसेंस इज मैंडेटरी। और इसके साथ साथ दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि 2019 के अमेंडमेंट के बाद एक व्यक्ति के पास केवल 2 फायर आर्म्स जो हैं उसको रखने का लाइसेंस जो है वो मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन एग्जाम्पशंस हैं डिफेंस पर्सोनल, मेंबर ऑफ राइफल क्लब्स, या फिर इनहेरिटेंस में अगर कुछ किसी को मिला है, जायदाद में मिला है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन में रहेगा। सेक्शन नंबर 4, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन इन सर्टेन केसेस। तो आगे लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर अ लाइसेंस फॉर आर्म्स अदर देन फायर आर्म्स इन द स्पेसिफाइड एरिया और क्लासेस ऑफ पर्संस। कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन पास करके ये कह सकता है कि अगर कोई भी ऐसा आर्म है विच इज अदर देन द फायर आर्म, तो उसको जो है एक्वायर करने के लिए, पोजेस करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो वो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो पास करेगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5 बात करता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो ऊपर जो आप पढ़ रहे थे वो था लाइसेंस फॉर एक्विजिशन, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन, एक्वायर करना, अपने पास रखना, किराए पे लेना, गिफ्ट मिलना, ये इसके लिए लाइसेंस जो है वो सेक्शन 3 के अंदर मिलता है। और अगर आप
हथियार बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसका जो लाइसेंस है वो सेक्शन 5 के अंदर आता है। लिखा है नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और एक्सपोज ऑफ और एनी सेल एनी आर्म और एम्यूनिशन विदाउट अ लाइसेंस। कोई भी व्यक्ति किसी भी हथियार को बिना लाइसेंस के ना बेचेगा, ना आगे ट्रांसफर करेगा, कन्वर्ट करेगा, रिपेयर करेगा, टेस्ट करेगा, एक्सपोज करेगा सेल के लिए, कुछ भी ऐसा बिना लाइसेंस के करना जो है वो वैलिड नहीं है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी बिना लाइसेंस के नहीं हो सकती। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 6 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन बाय और एक्विजिशन फ्रॉम सर्टेन पर्संस। तो यहां पे एक चीज लिखी है, नो पर्सन शेल शॉर्टन द बैरल ऑफ द फायर आर्म और कन्वर्ट इमिटेशन ऑफ द फायर आर्म इनटू रियल विदाउट लाइसेंस। कोई भी व्यक्ति जो है बैरल अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो मुजल से लेके इग्निशन पॉइंट तक जो एरिया होता है उसको बैरल माना जाता है। तो बैरल को शॉर्टन करना जो है वो पनिशेबल है। उसको छोटा नहीं कर सकते आप, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप रियल जैसा दिखाना चाहते हो ऐसा भी करना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मॉडिफिकेशन ऑफ फायर आर्म जो है इट इज क्लियरली प्रोहिबिटेड अंडर द आर्म्स एक्ट। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 7 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स। तो अभी जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि कुछ चीजें प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं, तो प्रोहिबिटेड आर्म्स को लेके भी कोई भी व्यक्ति जो है उसको एक्वायर नहीं करेगा, पोजेस नहीं करेगा। इसके ऊपर क्लियर कट रेस्ट्रिक्शन सेक्शन नंबर 7 जो है धारा नंबर 7 वो लगाती है। ऊपर हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक वेपन, केमिकल वेपन एटसेट्रा। इसके बाद सेक्शन नंबर 8, सेक्शन 8 आपको बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ आर्म्स विदाउट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। बिना किसी भी अगर वेपन को कोई बेचना चाहता है उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो उसकी सेल या ट्रांसफर नहीं हो सकती। नो वन शेल सेल और ट्रांसफर एनी आर्म अनलेस इट बियर्स द मैन्युफैक्चरर्स नेम, नंबर एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क। कोई भी ऐसा हथियार, ऐसा आर्म, एम्युनिशन ना बेचा जाएगा, ना उसको जो है कोई व्यक्ति ट्रांसफर करेगा अनलेस एंड अनटिल उसमें मैन्युफैक्चरर का आइडेंटिफिकेशन मार्क, मैन्युफैक्चरर का नाम और उसका नंबर जो है वो ना लिखा हो। फर्दर जो है ये आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है, तो क्योंकि अगर कोई भी हथियार मिलता है, आर्म्स एक्ट का केस बनता है, तो वो ट्रेसेबल होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली सेक्शन नंबर 9, सेक्शन 9 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन और एक्विजिशन बाय सर्टेन पर्संस, कि कौन व्यक्ति जो है उनके ऊपर क्लियर कट रिस्ट्रिक्शन है कि आप आर्म एंड एम्युनिशंस को पोजेस नहीं कर सकते। 21 साल से कम व्यक्ति के पास हथियार जो है वो नहीं होना चाहिए। बैन ऑन पर्सन पोजेसिंग आर्म्स इफ ही इज अंडर 21 ईयर्स। कोई भी अनसाउंड माइंड का अगर व्यक्ति है उसके पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस विद इन लास्ट 5 ईयर्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पिछले 5 सालों में कभी भी सजा हुई है किसी अपराध की, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि वो ऐसे जो आर्म्स हैं उनको एक्वायर या उसको पोजेस नहीं कर सकता। इसके बाद अगला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10, धारा 10 जो है आर्म्स एक्ट की, वो क्या कहती है, लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर आप आर्म्स एंड एम्युनिशंस को इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, बिकॉज ये इंटरनेशनल मूवमेंट है। नो पर्सन शेल ब्रिंग इनटू और टेक आउट ऑफ इंडिया एनी आर्म और एम्युनिशन विदाउट द लाइसेंस। तो देश विदेश में अगर आप आर्म्स का व्यापार करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट करना चाहते हैं, तो लाइसेंस के साथ ही होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 11, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी देश से इंपोर्ट करना, हथियारों को इंपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, एज वेल एज एक्सपोर्ट करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन सवाल आपको यह आ सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाएगी, तो अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो रिस्ट्रिक्शन लगाना लाजमी है। इसके साथ साथ अगला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 12, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट। तो कोई भी व्यक्ति हथियार को अननेसेसरली ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। नो वन शेल ट्रांसपोर्ट आर्म्स एंड एम्युनिशंस अनलेस ही इज ए लाइसेंस और द ट्रांसपोर्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द लाइसेंस कंडीशंस। तो अगर आप लेके जाना चाहते हैं कहीं और हथियार, आप लाइसेंस होल्डर हैं तभी लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर ये क्लियर कट रिस्ट्रिक्शन जो है आर्म्स एक्ट के अंदर रहेगी एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इसके बाद 2 और सेक्शंस जो हैं वो आर्म्स एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी लोग पहली बार वीडियो में आए हैं, आप लोगों को मैं फिर से गुजारिश करूंगा, जितने लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ जितने भी लोगों को इस तरह के सेशंस जो हमारे B1 के एग्जाम में आने वाले हैं, जो सब्जेक्ट्स लॉ के सब्जेक्ट्स जो खासकर हैं, उनको लेके हम लोग स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग बाय प्रैक्टिस एडवोकेट्स हैं और आप सभी लोगों को बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझाई जा सकती हैं, अच्छे से समझाई जा सकती हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपको B1 के एग्जाम में इन सब्जेक्ट से कोई भी घबराने की आवश्यकता ना हो। और साथ के साथ PDF के लिए मैंने पहले भी बताया, आप लोग हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा,
प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वहां से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आप रिक्वेस्ट डालोगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप अगर हमारे यूट्यूब में मेंबर हैं तो। और मेंबरशिप के लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है, B1 की मेंबरशिप आपको लेनी है। इसके बाद पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस जो है, जो लास्ट के 2 धाराएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, धारा 25 और धारा 27 आर्म्स एक्ट की, उसमें क्या है? देखिए, आपने जैसे ऊपर पढ़ा कि लाइसेंस के बिना पोजेशन, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा सब चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो वही उसी के लिए सेक्शन 25 और 26 बना हुआ है। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट विदाउट लाइसेंस इज कॉन्ट्रावेंशन एंड इट इज पनिशेबल। ये एक दंडनीय अपराध है। पेनल्टी डिपेंड करता है कि हथियार कैसा था और अपराध कैसा है। तो पनिशमेंट्स क्या है अगर वॉयलेशन होती है सेक्शन 5, 6, 7 और 11 की? अभी आपने सेक्शन 5, 6, 7, 11 पढ़ा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग ये सेशन पढ़ रहे हैं, आप इस पीडीएफ को लीजिए, प्रिंट निकालिए और साथ के साथ इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो अगर 5, 6, 7 और 11 नंबर धारा की वॉयलेशन हो रही है तो मिनिमम 7 साल की सजा और लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जो है सजा हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति पोजेशन होल्ड कर रहा है और वो व्यक्ति पास्ट में कन्विक्ट हुआ था, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 5 साल तक की कोई अपराध की उसको सजा हुई थी और उसके पास कब हथियार मिलता है, पोजेशन मिलता है हथियार का, पोजेशन में हथियार मिलता है, तो 7 साल की सजा और फाइन उसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर या फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज के हथियारों को स्नैच करने की कोशिश करता है, फायर आर्म को स्नैच करने की कोशिश करता है, तो 10 साल की सजा और उम्र कैद की 10 साल से उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब्ड एरिया में आर्म्स को पोजेस कर रहा है, डिस्टर्ब्ड एरिया जो है जहां पे भी कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, कोई दंगा फसाद चल रहा है, ऐसे एरिया में अगर पोजीशन किसी के पास है, किसी के पास आर्म्स का पोजीशन है, असला बारूद है, तो उसको 3 साल की सजा जो कि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आर्म्स एक्ट के अंदर आता है वो है सेक्शन 27, जिसमें पनिशमेंट फॉर यूजिंग आर्म्स की बात है। 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजिंग आर्म्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 की अगर उल्लंघना होती है तो जो पनिशमेंट मिलेगा दैट इज अप टू 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स एंड इट मे एक्सटेंड अप टू 7 इयर्स। तो मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा विद फाइन जो है वो इंपोज किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति प्रोहिबिटेड आर्म्स को यूज करता है तो मिनिमम 7 साल की सजा और लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो उसको सुनाया जा सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति प्रोहिबिटेड आर्म्स यूज करके, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा प्रोहिबिटेड आर्म क्या होते हैं, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा या ऑटोमेटिक पिस्टल्स, तो ऐसे हथियार को यूज करके अगर किसी की डेथ कॉज की जाती है तो ऐसे सिनेरियो में आर्म्स एक्ट के अंदर डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड तक का जो प्रावधान है वो रखा गया है, या फिर उम्र कैद की सजा जो है वो हो सकती है। तो ये जो हमारा सेशन था आर्म्स एक्ट के ऊपर, आई होप आप सभी लोगों को ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये समझ में आ गए होंगे। और इसके साथ साथ ये वीडियो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। जो आने वाले वीडियोस होंगे वो केवल मेंबर्स के लिए रहेंगे, अगेन मैं आपको बता रहा हूं। तो जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना प्रमोशन पाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।